हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ आशीष कपूर मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कौन सी थीम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फिलहाल पसंद कर रहे हैं। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। देखिए, नई सरकार का गठन होने के बाद कई सारी थीम्स जो है वो उभर कर आ रही हैं। आज थोड़े से चॉपी इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो सीमेंट एक अच्छी थीम है, लिकर काउंटर्स पे हम जिक्र कर रहे थे। वहीं अगर फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की बात करें तो इनमें भी एक अच्छी तेज़ी है। आशीष जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि कौन सी थीम सबसे ज़्यादा आपको पसंद आ रही है और किस पे आपका सबसे ज़्यादा भरोसा है? कोई नई थीम्स आइडेंटिफाई की हैं आपने इस नई सरकार के बाद? नहीं, सरकार से रिलेटेड तो नहीं है, बट मेरे को जो लगता है कि अगर नई कोई थीम लेनी हो तो आईटी मेरे मुताबिक काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि जैसे ही ब्याज दरें कम होने के संकेत आएंगे ग्लोबल मार्केट से, जो कि मेरे मुताबिक जो कमेंट्री है एफओएमसी की मीटिंग की जो अभी आने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन आएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा इंडिकेशन मिलेगा कि ब्याज दरें का जो साइकिल है वो रिवर्स होने वाला है, तो मेरा ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खास करके नैस्डैक में दोबारा मजबूती आएगी और उसका सीधा असर पड़ेगा इंडियन आईटी पे। तो इंडियन आईटी सेक्टर ने पिछले 2 ढाई साल से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, और मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी वजह है कि ये यहाँ पे टिका रहेगा। मार्केट में तेजी है और तेजी करनी है, तो एक सेक्टर है जो कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया फुली, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो अगर आपके कोई बहुत जल्दी नहीं है पैसे लेने की, मार्केट से थोड़ा लंबा रुक सकते हैं, स्पेशली अगर 1 डेढ़ साल का व्यू ले सकते हैं, तो आईटी सेक्टर मेरे मुताबिक बहुत सेफ है। ना सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज जो इनके छोटे मझौले काउंटर्स हैं, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स हैं जो रिजल्ट के बाद काफी टूटा हुआ है, ऐसे कई और स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पे कि आपका बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है अगले 1 डेढ़ साल के व्यू से। दैट इज अ न्यू सेक्टर। अदरवाइज क्योंकि गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है और एक थोड़ा सा जिस तरह से अभी तक संकेत आ रहा है कि कंटिन्यूटी रहेगी पूरी तरह से, डिस्पाइट की कोalition गवर्नमेंट है। क्योंकि कोalition पार्टनर्स मेरे को नहीं लगता कुछ अड़चन डालेंगे जो रिफॉर्म प्रोसेस गवर्नमेंट कर रही है और करना चाहेगी इस टर्म में। तो उसको नजर रखते हुए जो आपकी वैसे थीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बहुत तरह से प्ले कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से प्ले कर सकते हो, या सीमेंट से प्ले कर सकते हो, या कैपिटल गुड्स से प्ले कर सकते हो। ब्रॉडली इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और जो पीएसयू की एक बास्केट है वो, उसमें उसके अलावा पावर, डिफेंस, रेलवेज, अगेन स्टॉक्स काफी चले हुए हैं, तो आपको थोड़ा शायद वेट करना पड़े एक डिप के लिए। बट ब्रॉडली वो थीम्स तो आई थिंक कंटिन्यू करेंगी। जो नई थीम है मेरे मुताबिक वो आप ऐड कर सकते हो, वो मेरे मुताबिक आईटी है, जो कि अभी तक इतना फोकस में नहीं रहा, बट मेरे मुताबिक आने वाले समय में फोकस में आएगा। और अभी आपको वो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रहे हैं शेयर्स। करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। खबर गरम है और आइए ये आज कौन सी खबर गरम है ये जानेंगे हमारे सहयोगी शरद से। जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में जो है करूर व्यासा बैंक फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हुई है जहाँ पे पता चल रहा है कि अच्छी बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की देखने मिल रही है। लार्जली एक पीएमएस हाउस का कहना है कि वहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को ऐड की है। स्टॉक के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स लगभग 21% स्टेक की जो है होल्डिंग है कंपनी में, और जो दिग्गज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड है कंपनी में उनका नाम इंक्लूड करता है निप्पॉन म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड। पर ध्यान रखिएगा कि स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और हाल ही में कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, Q4 नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, लेकिन जो पहले तिमाही के नतीजे हैं वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो स्ट्रॉन्ग रह सकता है, क्योंकि हायर बिजनेस ग्रोथ का अनुमान है और ओवरऑल 4% प्लस का मार्जिन जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे कंपनी के लिए Q1 में आएगा। और इंटरेस्टिंगली जो फेवरेबल क्रेडिट कॉस्ट है उसके कारण मीडियम टू शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है कंपनी के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। ओवरऑल वित्त साल 2025 और 26 के लिए एनालिस्ट एक्सपेक्ट करेगी कंपनी 17% का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देगा। तो इसके कारण करूर व्यासा बैंक फोकस में है, जहां पे डीलर से खबर आ रही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में इस स्टॉक में बाइंग आ रही है।
ठीक है, करूर व्यासा बैंक के बारे में आप बता रहे हैं 6-6.5% ऊपर है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं। आप कोई भी ट्रेड लेना चाहें तो देख के लीजिएगा। एक काम करते हैं, जरा आशीष सर से पता कर लेते हैं। आशीष सर, ये करूर व्यासा बैंक आपकी लिस्ट में नोटिस करते हो आप? इसके बेहतर Q1 नंबर आ सकते हैं। अब तो मार्केट इसी पे प्ले करेगा, अब तो ट्रिगर तो बचे नहीं। नहीं, डेफिनेटली करूर वैश्य एक वन ऑफ द बेटर आइडियाज है मेरे मुताबिक। टर्न अराउंड अगर देखा जाए छोटे बैंक्स में, तो इसमें अगर आपका व्यू है और आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और हल्का भी कुछ छोटे बैंक में थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, और थोड़ा लंबी अवधि तक शायद होल्ड करना पड़े। अगर दोनों चीजें आपके पास, समय की पाबंदी नहीं है, थोड़ा बहुत तो रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक ये आपको आने वाले समय में काफी अच्छा कैपिटल क्रिएट कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप छोटे शेयर्स में खेलना चाहते हैं तो करूर वैश्य कुड बी वन वेरी गुड आइडिया। आपके नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आपका काफी अच्छा कैपिटल मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ से। डन सर, एग्री। आपके इस एडवाइस के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा कुछ एक और शेयर भी चेक कर लेते हैं मार्केट के अंदर। मेरे पास ना थोड़े अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, मैं ज़रा वो भी पता कर लेता हूँ, जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट भी बढ़ सकती है। एक शेयर है बलरामपुर चीनी। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे, 397 के आसपास चल रहा होगा बलरामपुर चीनी। एक बार रत्नेश सर चेक करना, बलरामपुर चीनी फ्यूचर का इकलौता शेयर है शुगर वाले काउंटर्स में से। बलरामपुर चीनी देखिए थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास है डिम्पी जी। अभी ये 402 405 ये काफी बड़ा सप्लाई जोन, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ तेजी के कुछ एक खास विशेष उम्मीद है। तो मुझे जो भी तेजी करनी चाहिए मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही करना चाहिए, तब फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इशू फेवर में बैठेगा। वहाँ पे जो 397 का स्टॉप लॉस है, बस 405 के ऊपर ही करे तो फिर टारगेट बनेगा 430 रुपये का। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, वेट एंड वॉच लगा हुआ है। एक्चुअली हमने तो अनवाइंडिंग के हिसाब से पता किया था सर आपसे शेयर। हमको भी नहीं लग रहा है कि शेयर चलेगा, क्योंकि अनवाइंडिंग से लॉन्ग होने में समय लगता है, शॉर्ट से शॉर्ट कवरिंग होने में, शॉर्ट से शॉर्ट कवरिंग आने में वो ईजी आ जाती है, वो अगले दिन ही आ जाती है। लेकिन कोई शेयर अगर अनवाइंडिंग से जूझ रहा हो, खासकर कमोडिटीज़ का शेयर हो, तो जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगा। तो वेट एंड वॉच की स्टैंप लगाओ इस पर, बाय की नहीं लगानी है इस पर, बाय तो करना ही नहीं है इसको। अनवाइंडिंग का डाटा वीक है इसका, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करो, थोड़ा नीचे और मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को बलरामपुर चीनी से ही काम पड़ेगा। इंडस्ट्रीज दूसरा ऐसा बड़ा शेयर है जिससे मेरे को आज ऐसा लगा कि इसने आज अपनी वीकनेस को दिखाया और बाजार ने धीरे धीरे ड्रैग किया। सबसे पहले जब HDFC बैंक लाल निशान में था तो बाजार ने अपनी तेज़ी को कैप कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के धीरे धीरे लाल निशान में आते ही, यानी कि अभी ये देखो 1-1.5 रुपये की बढ़त रह गई है, इसके लोस टेस्ट करते बाजार की जो गिरावट है फ्यूचर्स में 70 पॉइंट की, निफ्टी के स्पॉट में करीब 25-26 पॉइंट की आ चुकी है। ठीक, एक काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वीक है क्या? अगर यहाँ से टूटा तो सुमित जी कितना टूट जाएगा? टूट जाएगा 100 रुपया और। नबी जी देखिए, बिल्कुल एक अपना सप्लाई जोन है, बार बार पहले भी यही सेम जोन से रिजेक्शन मिला हुआ है जो करीबन 2970 2980 का लेवल्स है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज का ही जो लो है 2 बार टेस्ट हो चुका है, सो बिलो द लो वन कैन क्रिएट अ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2960। मैं स्पॉट लेवल्स की एज ऑफ नाउ डिस्कशन कर रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 2880। तो हमें लग रहा है कि जो टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 60 पॉइंट नीचे जा सकता है।